इस वीडियो में हम लोग हेनरी केंडल का लिखा हुआ द लास्ट ऑफ हिज ट्राइब इस पोएम को लेकर के जानेंगे, इसका बैकग्राउंड समझेंगे, लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और क्रिटिकल एप्रिसिएशन को भी साथ लेके चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, हेनरी केंडल एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है, इनको बुश पोइट कहा जाता है। और ये जो पोएम है द लास्ट ऑफ हिज ट्राइब, इसका टाइटल से आपको लग रहा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब है, उस ट्राइब का जो अंतिम जीवित सदस्य है, द लास्ट लिविंग मेंबर, उसको लेकर के ये पोएम लिखा हुआ गया है। तो क्रिटिक्स का अनुसार जो लास्ट ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल, प्रॉबेबली ये इसका कोई क्लियर प्रूफ तो नहीं है, बट अनुमान किया जाता है कि बिली फॉकनर नामक जो लास्ट ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल था, उसका ऊपर हेनरी केंडल ने यह पोएम लिखा है। और वो रहता था ट्राइबल टेरिटरी ऑफ ब्रिस्बेन वाटर। ब्रिस्बेन वाटर नाम का जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रदेश है, वहाँ पे जो ट्राइबल टेरिटरी था, उपजातियों का रहने का स्थान, वहाँ पे जो आखिरी उपजाति आदिवासी जिसको हम लोग कह सकते हैं बिली फॉकनर, उसका ऊपर ये पोएम आधारित है। अब इस पोएम का जो मेन थीम है या जो पर्सपेक्टिव से इस पोएम को लिखा गया है वो है एबोरिजिनल एक्सटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत दिन से रहने वाले जो आदिवासी थे, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना, उनको नेस्तनाबूद कर देना। 1788 में जब ब्रिटिश कॉलोनी पहली बार के लिए स्थापित हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो लगभग 1 मिलियन आदिवासी लोग थे, जिसमें 600 से भी ज़्यादा ट्राइब्स थे और 250 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले थे। सब मिलाकर के 1 लाख के करीब जो एबोरिजिनल्स थे, इनको इस तरीके से एक्सटर्मिनेट किया गया ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बाद, और आज तक मतलब उसके बाद काफ़ी 150-200 साल में आधे से भी ज़्यादा इनको ख़त्म कर दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया। किस उद्देश्य से? सेटलर कॉलोनियलिज्म इसका बहुत बड़ा एक कारण था कि जो वाइट मतलब वेस्टर्न्स आए थे कॉलोनी बनाने, ब्रिटिशर्स थे और भी जो यूरोप के और भी व्यक्ति थे, वो लोग चाहते थे कि यह आदिवासियों का जो बस्ती है उसको उजाड़ दिया जाए और इनका जो नेचुरल रिसोर्स है इस पे कब्जा कर लिया जाए, इनका ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाए और हम लोग यहाँ का सब चीज़ लूट करके यहाँ का राजा बन करके रहे। ठीक है। और यहाँ तक कि जो जब कॉलोनी आपका फेड हो गया, फ्रीडम पाने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट हुआ था, वो फेडरल गवर्नमेंट भी यही एक्सटर्मिनेशन का पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ता रहा कि जहाँ सरकार का सुविधा होगा वहाँ आदिवासियों का अधिकार को पैरों तले कुचल करके आगे बढ़ा जाएगा। एक और वाइट ऑस्ट्रेलिया नाम का एक पॉलिसी था, जिसका तहत ये माना जाता था कि आप जो वाइट ब्लड जिसमें नहीं रहेगा, आई मीन जो प्योर एबोरिजिनल होगा, ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी, जो उसको सेग्रीगेट करने का या उसको कॉर्नर करने का, उसको डिस्क्रिमिनेट करने का एक पॉलिसी था। और जिसमें वाइट ब्लड रहेगा, या तो जो प्योर वाइट होगा या वाइट पेरेंटेज रहेगा, उसमें उसको अलग से प्रिविलेज दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी दिखाता है, ये आपका नेशन का एक थिंकिंग दिखाता है, गवर्नमेंट का एक स्टांस दिखाता है कि हर तरीके से, चाहे वो प्री कॉलोनियलाइजेशन हो या पोस्ट कॉलोनियलाइजेशन हो, एबोरिजिनल्स को उनके ही ज़मीन से खदेड़ने का, उजाड़ने का एक पूरा प्लान बना के मतलब गया था, जिसके वजह से एबोरिजिनल एक्सटर्मिनेशन एक धार से हुआ था। इनको स्टोलन जनरेशन भी कहा जाता है। स्टोलन जनरेशन इस वजह से कहा जाता है कि इनका जो एक तरीके से पेरेंटेज था, ठीक है, खास करके जैसे मैंने अभी वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी के तहत कहा कि वाइट ब्लड जिसमें रहेगा उसी को एकमात्र मान्यता दिया जाएगा, जो वाइट ब्लड नहीं रहेगा जिसमें, यानी प्योर एबोरिजिनल, उन लोगों को सेग्रीगेट कर दिया जाता था, दूसरा जगह भेज दिया जाता था, एज ए स्लेव भेज दिया जाता था, एज ए लेबर भेज दिया जाता था, बेच दिया जाता था ज़बरदस्ती, उनका फैमिली का कंसर्न भी नहीं पूछा जाता था। तो इन बेचारों को स्टोलन जनरेशन कहा गया, जिनसे उनका बचपन छीन लिया गया, जिनसे उनका पेरेंटेज छीन लिया गया, जिनसे उन लोगों का सरजमी छीन लिया गया। ठीक है। और किस किस तरीके से ये एबॉर्शनल एक्सटर्मिनेशन हुआ है? जेनोसाइड का थ्रू हुआ है, गण हत्या का तहत हुआ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी जबरदस्ती किसी को अपने जमीन से उखाड़ के फेंक देना, हटा देना, और एथनिक क्लिंजिंग। एथनिक क्लिंजिंग का मतलब होता है जाति पकड़ पकड़ के, कम्युनिटी पकड़ पकड़ के मार देना, सिर्फ उस जाति को बर्बाद करने के लिए। जैसे हिटलर के टाइम में यहूदियों को पकड़ के पूरा मार दिया गया था, उस लिहाज से एथनिक क्लिंजिंग। ठीक है। तो ये सब कुछ तथ्य है जो आपको जान के रखना दरकार है। इस सब चीज़ को आप बैकग्राउंड में रख के पोएम को पढ़िएगा तो आपको और बेहतर पोएम का मतलब समझ में आएगा। आइए अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस शुरू करते हैं। He crouches and buries his face on his knees and hides in the dark of his hair। तो वो जो है यहाँ ही कौन है? ही है ये पूरा पोएम का जो
उद्दिष्ट व्यक्ति यानी वो लास्ट ऑफ हिज ट्राइब, जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ट्राइब है, आदिवासी है, उसमें एक आखिरी, वो अपना क्लैन में, अपना वंश में, अपना ट्राइबल कम्युनिटी में यही एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव बच गया है। बाकी सब या तो मर चुके हैं या तो उनको मार डाला गया है। तो उस व्यक्ति को लेके यहाँ पे पता जाए वो क्या कर रहा है, ही क्राउचेस यानी बैठा हुआ है, मतलब ऐसे मतलब कुकड़ के बैठा हुआ है, एंड बरीज हिज फेस ऑन हिज नीज, अपने घुटनों में वो अपना चेहरा को छुपा रहा है, एंड हाइड्स इन द डार्क ऑफ हिज हेयर, और अपने घने काले बाल का जो अंधेरा है, डार्कनेस है, उसमें वो खुद छुपने का कोशिश कर रहा है। ये छुपने का कोशिश वो क्यों कर रहा है, सामने प्रकाश में वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसका आइडेंटिटी इसका सबसे बड़ा कारण है। ट्राइबल आइडेंटिटी, एबोरिजिनल आइडेंटिटी को एक तरीके का घृणित आइडेंटिटी बना दिया गया था, एक तरीके का नकारा परिचय बना दिया गया था। तो अपना आज ऐसा हालत है कि अपने परिचय में उसको गर्व आने का जगह उसको शेम आ रहा है, उसको शर्म आ रहा है, जिस वजह से वो चारों तरफ से छुपने का कोशिश कर रहा है। फॉर ही कैन नॉट लुक अप टू द स्टॉर्म स्मिटन ट्रीज और थिंक ऑफ द लोनलीनेस देयर और द लॉस एंड द लोनलीनेस देयर। इसका कारण पोएम में क्या बताया गया है कि क्योंकि वो क्यों छुपा के रह रहा है अपना चेहरा, अपना पहचान को छुपाने के लिए तो अवश्य, लेकिन और क्या कारण है कि वो स्टॉर्म स्मिटन ट्रीज यानी जो तूफान से झंझोर देने वाला पेड़ है उसमें वो आंख उठा के नहीं देख पा रहा, या फिर वहां आज जो शून्यता एक तैयार हुआ है, एक लोनलीनेस, एक अकेलापन तैयार हुआ है, उसके बारे में वो नहीं सोच पा रहा। जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, जो अकेलापन हुआ है वहां पे यानी नेचुरल वर्ल्ड में, उसमें उसका बारे वो सोच नहीं पा रहा। क्यों, यहाँ पे देखिए एबोरिजिनल का जो लाइफस्टाइल था ना वो क्लोजली नेचर माइंड था, यानी नेचर और ह्यूमैनिटी का जो सहजात जो संपर्क था, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप था, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को बेस करते हुए एबोरिजिनल लाइफस्टाइल होता है। एबोरिजिनल लाइफस्टाइल कभी भी आपका मतलब इकोलॉजी को डिवास्टेट करने वाला नहीं होता, वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने वाला होता है। तो जहां आप नेचर से वो लोग को अलग कर दिए, नेचर को वो लोग अपने आप से अलग समझ ही नहीं सकते, तो वो लोग ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि वहां पे जो तूफान से झंझोरने वाला पेड़ है, जो नेचर है, जो कल तक हम लोग नेचर के साथ थे, नेचर हम लोग का इंडिस्पेंसेबल पार्ट था, हम लोग भी नेचर का इंडिस्पेंसेबल पार्ट थे, आज नेचर से हम लोग को जबरदस्ती अलग कर दिया गया है, बाय फोर्स एलियनेट कर दिया गया है। तो वहां पे जो लॉस हुआ है, लॉस सिर्फ हम लोगों का नहीं हुआ कि हम लोग नेचर से बिछड़े हैं, इक्वली नेचर का भी लॉस हुआ है कि नेचर हम लोग से जुदा हुआ है। तो उस लॉस के बारे सोच करके वो आंख उठा के नहीं देख पा रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे नेचर के प्रति वो खुद एक अपराधी हो, कि वो नेचर से आंख मिला नहीं पा रहा है। इस लॉस के लिए कहीं ना कहीं वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है, अपना क्लैन का इनकैपेबिलिटी को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि वो नेचर का रक्षा और अपना कौम का रक्षा नहीं कर पाया। द वलरूज ग्रो थ्रू द टफ्ट्स ऑफ द ग्रास। वलरू मतलब होता है छोटे छोटे कैंगरू, ऑस्ट्रेलिया है तो कैंगरू आपको दिख ही जाएंगे। ग्रो थ्रू द टफ्ट्स ऑफ द, टफ्ट मतलब होता है कि घास का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको टफ्ट कहा जाता है। ग्रोप यानी ऐसे मतलब इधर उधर खेलना कूदना, कोई चीज़ को पकड़ना। तो छोटे छोटे जो कंगारू है वो क्या कर रहे हैं, वो घास का ऊपर ऐसे कूदकते हुए पकड़ते हुए चल रहे हैं। एंड टर्न टू देयर कोवर्ट्स फॉर फियर, और डर के मारे वो लोग अपना, कोवर्ट यानी होता है शेल्टर का जगह, ठीक है, जहाँ पे वो लोग कहीं छुपने का टाइम में आश्रय लेते हैं, तो वो लोग जल्दी से डर के मारे अपना छुपने का जगह में चल जा रहे हैं। किस डर का वजह से, कि सामने ही एबोरिजिनल है, यानी वो जो व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको देख के वो लोग बेचारे छुप जा रहे हैं डर से। क्यों, क्योंकि वो शिकारी है। अब एबोरिजिनल का मेन प्रोफेशन क्या था, शिकार। शिकार करेंगे तभी ना खाएंगे, वो लोग तो और व्हाइट कॉलर जॉब नहीं करते, वो लोग का सोसाइटी वैसा नहीं है। तो वो लोग आदि मानव जैसे जिंदगी धारण करते हैं, नेचर मैंने पहले ही बोला। तो पहले का अगर दिन होता, अभी अगर वो कैद नहीं होता, ये जो उद्दिष्ट व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग बात कर रही है अभी कैद है, जेल खाने में, कारागार के पीछे, सलाखों के पीछे कैद है। तो इस वजह से उसको देख पहले अगर जब ये कैद नहीं था तब ये शिकार करके मार के खा जाता था वलरूज को। तो वलरूज देख के डर जा रहे कि कभी ये दोबारा ना शिकार कर ले। लेकिन वो जो है, बट ही सिट्स इन द एशेज एंड लेट्स देम पास, लेकिन वो आज राख में बैठा हुआ है और उन लोग को जाने दे रहा है, वलरूज को जाने दे रहा है। Where the boomerangs sleep with the spear, with the nulla, the sling and the spear। अब आप बूमरैंग कह लीजिए, स्पीयर कह लीजिए, स्लिंग कह लीजिए या नुल्ला कह लीजिए, सब चीज़ एक वेपन ऑफ हंटिंग है। वो लोग जो शिकार करते थे, शिकार के लिए तो औजार का दरकार पड़ता है ना, तो ये सब वो औजार का नाम है जो जिससे वो लोग शिकार करते थे। तो आज वो सारे औजार सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं, क्योंकि आज शिकारी तो है लेकिन शिकार करने का प्रवृत्ति उसमें नहीं है, शिकार करने का वो अर्ज उसमें नहीं है, शिकार करने का यहाँ तक कि नीड भी उसको नहीं है।
नीड क्यों नहीं है कि पहले वो शिकार करता था कि अपना परिवार को खिलाएगा, आपका कौम के लिए एक सस्टेनेंस करेगा। अब ना उसका परिवार बचा है ना उसका कौम बचा है, तो वो शिकार करे भी तो किसके लिए करे? कोई तो बचा ही नहीं है प्रोवाइड करने के लिए, कोई तो बचा ही नहीं है खिला पिलाने के लिए। वो अपना पूरा क्लैन में तो वो अकेला व्यक्ति बस जिंदा है, उसको अपना खाने पीने का इच्छा तो कब का मर के राख हो चुका है। तो ये जो राख के अंदर बैठा हुआ है ना, ये राख एक तरीके से किस चीज का एंड को दर्शा रहा? उसका पूरा क्लैन का एंड को दर्शा रहा, उसका अपने अंदर का पॉजिटिविटी अर्ज का, या जो उसका नेचुरल कैपेबिलिटीज है उसका भी एक राख जल करके राख हो जाना, उसका भी एक फिनिश एंड अल्टीमेटम ये सबको दर्शा रहा कि आज उसका पास जो औजार है सारे बेकार हो गए। शिकार करने का कोई मन उसको आज नहीं है, या शिकार करने का हालत ही नहीं है, क्योंकि आज जो शिकारी एक टाइम में था, शिकारी आज खुद यहाँ पे शिकार बन चुका है। Ulula behind him, behold him, the thunder that breaks on the tops of the rocks with the rain. उलूला का आपका ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है छोटा झरना, स्मॉल फाउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से उसको एड्रेस करके, फाउंटेन को एड्रेस करके बताया जा रहा है कि देखो हे झरने, इस व्यक्ति को, इस आदमी की तरफ नजर अपना घुमाओ, इसको देखो। द थंडर दैट ब्रेक्स ऑन द टॉप्स ऑफ द रॉक्स विद द रेन, की पहाड़ियों के ऊपर जो थंडर है, जो बाज है, जो गिर रहा है अपना किसके साथ? बारिश का साथ। एंड द विंड विच ड्राइव्स अप विद द सॉल्ट ऑफ द लेक्स, और जो हवा चल रहा है, जो लेक का अंदर जमा हुआ जो छोटा छोटा सॉल्ट है उसको ऊपर सतह में ला करके फेंक रहा है। ये जो थंडर है, ये जो बारिश है, ये जो हवा है, ये सब चीज उसको क्या बना दिया है? हैव मेड हिम अ हंटर अगेन, अ हंटर एंड फिशर अगेन। दूसरा बार फिर से एक मर्तबा उसको शिकारी बना दिया है, फिर से एक बार उसको फिशर बना दिया है, मछुआरा बना दिया है, शिकारी बना दिया है। यही तो वो पहले था, जब वो अपना एबोरिजिनल सोसाइटी में रहता था तो वो शिकारी था, वो मछुआरा था, यही उसका प्रोफेशन था, यही उसका पैशन था, यही उसका काम था, यही उसका आइडेंटिटी था। अभी वो कैद हो गया है, कैद होकर अपना वो एबोरिजिनल पहचान को वो भूल चुका है, अपना पावर को भूल चुका है, अपना पोटेंशियल को भूल चुका है। लेकिन ये जो नेचुरल एजेंट्स है, नेचुरल जो एनर्जीज है, ये झरना हो गया, बारिश हो गया, पानी हो गया, आपका ये थंडर हो गया, हवा, ये सब चीज़ उसको वो दोबारा रिमाइंड करा रहे हैं कि तुम्हारा अंदर जो आग है उसको पूरा राख होने मत दो। तुम अभी भी हंटर हो, अभी भी फिशर हो, अभी भी तुम अपना कौम का वो आग तुम्हारे अंदर सुलग रहा है, उसको बुझने मत दो। यू हैव स्टिल दैट स्पार्क विद इन यू, डोंट लेट दैट डाई। For his eyes have been full with a smoldering thought, but he dreams of the hunts of the yore, and of foes that he sought, and of fights that he fought. ठीक है, तो उसका जो आंख है ना, वो आंख में भरा हुआ है क्या? स्मोल्डरिंग थॉट। स्मोल्डरिंग का मतलब होता है कि धीमे धीमे जलना, और इस लिहाज से जलना कि आपको शिखा ना दिखे, आपको फ्लेम ना दिखे, लेकिन आपको धुआं नजर आए, यानी जल रहा है कुछ, वो जो धुआं निकल रहा है वो ये शो करता है कि कुछ तो बर्निंग है, लेकिन अभी भी वो फुल पोटेंशियल में आया नहीं है। तो वैसे ही ये जो सोच है, ये सोच को वो अभी पूर्ण कार्य में रूपांतरित नहीं किया, ये सोच को अभी एक्शन में वो कन्वर्ट नहीं किया है, लेकिन ये सोच उसका अंदर पनप रहा है, वो उसका आंखों से दिख रहा है, उसका जहन में ये चल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो आग लगाने वाला, करने वाला है, कुछ ना कुछ प्लान वो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ सोच भी रहा है, वो कुछ सपना भी देख रहा है। किस चीज़ के बारे में वो सपना देख रहा है? पुराने दिन का बारे, योर यानी ओल्ड डेज, पुराने दिन में जब वो शिकार में जाया जाता था उसके बारे वो सोच रहा है, और उन दुश्मनों के बारे में वो सोच रहा है जिनको उनका सामना करना पड़ता था शिकार में, यानी जंगली जानवर के बारे डेफिनेटली। तो वो जंगली जानवर के बारे में जिसको वो शिकार में सामना सामनी करता था उसके बारे में वो सोच रहा है, और जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जो शिकार किया जाता था उसके बारे में वो सोच रहा है। लेकिन अफसोस कि जिनके साथ वो जाता था वो और नहीं है। विद दोज हु विल बैटल नो मोर, हु विल गो टू द बैटल नो मोर। आज वो जो युद्ध क्षेत्र है, आज वो शिकार क्षेत्र है, आज वहाँ शिकार तो है, लेकिन आज उस शिकार में जाने वाला कोई नहीं बचा। कौन है जिसका खिलाफ वो लड़ेगा? कौन है जो उसके साथ लड़ाई में मदद करने जाएगा? कोई तो बचा ही नहीं है। तो देखिए, हमेशा ये जो लोनलीनेस का सेंस है ना, ये उसको हर मोमेंट एकदम कुरेद के खा रहा है कि आज वो अपना क्लैन का अकेले एक रिप्रेजेंटेटिव बच गया है, उसके पास कोई नहीं है, उसका माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, स्त्री नहीं है, संतान नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई नहीं है। इतना पूरा जिंदगी में, पूरा धरती में वो अकेला पड़ गया है। ना उसका साथ लड़ने के लिए है, ना उसका साथ कंधा में कंधा रखने के लिए कोई है, ना उसका गम में कोई शुमार है, ना उसका हंसी सुनने वाला कोई है।
It is well that the water which tumbles and feels goes moaning and moaning along. अब आता है ट्विस्ट। ये अच्छी बात है क्योंकि ये जो पानी जो मतलब कूद रहा है और गिर रहा है, झरना का बारे बताया जा रहा है कि झरना का ऊपर से पानी जो कूद करके नीचे गिरता है। अच्छा है कि ये पानी कूद रहा और गिर रहा और इसमें मोर्निंग कर रहा। मोर्निंग यानी कोई लो साउंड, कंटिन्यूअसली चलने वाला कोई हल्का आवाज़। तो यहाँ आवाज़ मतलब क्या, उतना ऊपर से पानी गिरेगा नीचे तो एक स्लश टाइप का आवाज़ आएगा ना, तो वही आवाज़ के बारे बोल रहा कि अच्छा है कि झरना से ये कंटिन्यूअसली पानी गिरने का आवाज़ आते जा रहा। क्यों? For an echo rolls out from the sides of the hills and he starts at a wonderful song, at the sound of a wonderful song. क्योंकि पहाड़ियों का साइड में से अचानक से एक इको सुनाई दिया। किस चीज़ का इको? यहीं पे आता है क्लाइमैक्स। वो जो लास्ट एबोरिजिनल था जिसके जो इतना सब कुछ सोच रहा था कैद में रख के, उसको भी मार दिया गया, बंदूक से गोली करके उसको मार दिया गया। तो ये जो बंदूक चलने का जो आवाज़ है ना, वही इको हो रहा कि पहाड़ी का साइड जहाँ पे वो कैद था वहाँ पे उसको मार दिया गया। अब फांका जगह था तो इसलिए वो इको रोल होकर के आ रहा है, लेकिन उसको ये सुनाई नहीं दे रहा है। उसको ये क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? क्योंकि वो ज़्यादा फोकस अपना कहाँ किया है? झरने का साउंड के ऊपर। यही वो सोच रहा है कि अच्छा है कि कम से कम मुझे ऐसा एक जगह तो मरने का टाइम मिला कि जहाँ पे मैं अपना बचपन से आंख खोलने का टाइम से जिस चीज़ को मेरा साथी दिखा, वो नेचर को मेरा साथी देखो, तो नेचर का आवाज़ मेरे कान में आए रादर दैन मेरा अपना मौत का गोली का आवाज़ से। ही स्टार्ट्स एट अ वंडरफुल सॉन्ग एट द साउंड ऑफ अ वंडरफुल सॉन्ग। अब यहाँ वंडरफुल सॉन्ग का दोहरा मीनिंग है। पहला मीनिंग तो है कि जो झरना का पानी जो गिर रहा है और बहुत खूबसूरत की आवाज़, एक लहर एक लल भी जैसा कर रहा है जिससे वो सो जाए, इस तरीके का एक ब्यूटीफुल साउंड। तो एक ये हुआ सॉन्ग, और दूसरा सॉन्ग का मतलब हुआ जो राइफल से जो गोली चला, गोली का जो सॉन्ग। अब वो वंडरफुल तो नहीं है, डेफिनेटली वंडरफुल नहीं है, लेकिन उसको वंडरफुल क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि यही गोली है जो उसको इस अकेलेपन से आज़ाद कर दिया। वो अकेले जिंदा था ना, अब ये गोली के तौर पे वो भी मतलब ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, लेकिन कम से कम ये जो जब तक जिंदा था उसके जो अकेलापन कुरेद के खाता था, उसको नेचर से वो आंख से आंख मिला के नहीं देख पाता था, गिल्ट उसको मतलब अपना सोल को डैमेज कर रहा था, ये सब से वो मुक्त हो गया। तो इस लिहाज से ये गोली का आवाज़ भी उसका कान में मधुर लग रहा है। तो झरने का आवाज़ और गोली का आवाज़ दोनों लिहाज से आप वंडरफुल सॉन्ग कह सकते हैं। चौंक क्यों गया? क्योंकि इसके लिए वो रेडी नहीं था, इसके लिए वो एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आया, लेकिन जो भी आया इसको वो हैप्पीली एक्सेप्ट करा है। एंड ही सीज, अब जब उसको गोली लगा है वो धीरे धीरे अपना कॉन्शियसनेस से हाथ धो बैठ रहा है, तब वो कुछ ड्रीम कर रहा, कुछ वो मतलब विजुअलाइज कर रहा। क्या कर रहा? उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। एंड ही सीज थ्रू द रेंट्स ऑफ द स्कैटरिंग फॉग्स द corroboree war like and dream and the lubra who sat by the fire and the loss। तो स्कैटरिंग फॉग्स यानी चारों तरफ जो कोहरा है वो धीरे धीरे मतलब इधर उधर चल जा रहे हैं, और चारों तरफ अच्छा चाहिए कोहरा भी एक तरीके से उसका जो माइंड का एक तरीके से इनकॉग्निटिव सेंस है उसको समझा रहा है। क्योंकि जैसे आपको गोली लगता है, आपको आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपका सेंसेस काम करना बंद कर देता है, तो उसको विजन भी ब्लर होके आ रहा है, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, तो चारों तरफ उसको ऐसे ही धुंधला धुंधला दिख रहा है। एक तो ये चीज़, और दूसरा सचमुच का फिजिकल फॉग भी वहाँ है। तो ये दोनों मिला करके स्कैटर्ड फॉग here represents scattered sensibility as well। ठीक है, तो ये सब का बीच में उसको कोरोबोरी दिख रहा। कोरोबोरी क्या होता है? ये एक ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल डांस है। ठीक है, ये डांस किस टाइम के डांस है, सॉन्ग है। ये एक जब सेलिब्रेट का मोमेंट होता है या किसी का डेथ होता है तो उसको मोर्न करने का, उस पर शोक ज्ञापन करना रहता है, तब ये एक रिचुअल है कि सब लोग आते हैं, एक साथ मिलते हैं, सॉन्ग होता है, डांस होता है, और किसी को डेथ को मोर्न किया जाता है या फिर कोई सेलिब्रेशन को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पे उसका अपना ही डेथ हो रहा और उसको कोरोबरी दिख रहा। कितना आयरॉनिक बात है, कोरोबरी उसका करेगा कौन? वो तो अपने कौम का आखिरी व्यक्ति था। तो जब वो ही मर गया तो उसका कौम का तो और कोई जीवित बचा ही नहीं है कि उसका मौत पे आके शोक मनाएगा। तो इसीलिए वो विजुअलाइज कर रहा है, इसीलिए वो इमेजिन कर रहा है, इसीलिए वो ड्रीम कर रहा है। उसको लग रहा है कि जैसे उसके सामने कोरोबरी वो देख पा रहा है, जैसे युद्ध में जंग में जाने के लिए सब एकदम सीरियस मोड पे सब आकर के तैयार रहते हैं, वैसे ही सब आकर के तैयार है उसका कोरोबरी के लिए। सब नाच रहे, गा रहे, उसका डेथ को मोर्न कर रहे हैं। कि उसका सिर्फ और सिर्फ कल्पना है और कुछ नहीं, क्योंकि असलियत में तो कोई जिंदा है ही नहीं। एंड द लूब्रा हु सैट बाय द फायर एंड द लॉक्स। लूब्रा एक ऑफेंसिव टर्म है, स्लैंग है जो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन वुमेन के लिए यूज किया जाता है।
तो एक लड़की को वो देख रहा है, एक आदिवासी लड़की को वो देख रहा है जो लकड़ी में जो आग जल रहा है उसका बगल में जो बैठा हुआ है एक लड़की, टू वॉच लाइक अ मोर्नर फॉर हिम, लाइक ए मदर एंड अ मोर्नर फॉर हिम, जो कि उसको देख रहा है एक मोर्नर का तहत, एक शोक ज्ञापन का तहत और एक माँ का तहत। उसका एक मैटरनल फिगर वो बना दिया है कि जैसे उसका अपना माँ तो जीवित है नहीं, लेकिन वो कल्पना कर ले रहा कि जैसे कोई लड़की जो उसका माँ की तरह हो वो आ करके माता के तहत भी उसको देख रहा है, और एज अ मोर्नर वो जो मर रहा है उसका शोक ज्ञापन करने के लिए भी उसका साथ है। तो उसका कल्चरल जो टाइज है वो कंप्लीट खत्म हो गया है, ये उसका मन नहीं मान रहा है। ठीक है, वो अपना मन में कल्पना कर ले रहा कि चलो मेरे मौत के टाइम में कम से कम मेरे ज़िंदगी में अगर मेरा कल्चरल टाइज पूरा करने वाला कोई नहीं रहे, तो मेरे मृत्यु के टाइम में तो कम से कम मैं अपना कल्चर में रह करके ही जा रहा हूँ, यही एक स्वस्ति है, यही वो इमेजिन कर ले रहा। विल ही गो इन हिज स्लीप फ्रॉम दिस डिजोलेट लैंड्स लाइक अ चीफ टू द रेस्ट ऑफ हिज रेस, क्या वो अपनी ये जो नींद है, नींद मतलब जो एवर लास्टिंग स्लीप यानी मौत का बात किया जा रहा है, तो मौत का थ्रू वो जो एक स्लीप में चल जा रहा, तो क्या इससे वो डिजोलेट लैंड से, डिजोलेट लैंड मतलब यही उसका जहाँ पे उसको मारा गया, या पूरा उसका जियोग्राफिकल लोकेशन को भी बताया जा सकता है, क्योंकि वो डिजोलेट ही है। क्यों डिजोलेट है? क्योंकि उसका कौम का तो और कोई जिंदा है ही नहीं, तो उसके लिए तो वो बंजारा ही हुआ ना। तो इस बंजारा बस्ती से उठ करके अब वो कहाँ जाएगा? लाइक अ चीफ, एकदम एक नेता का जैसा, एक लीडर के जैसा, टू द रेस्ट ऑफ हिज रेस, बाकी उसका कौम जहाँ पे है, यानी मरने के बाद जहाँ पे वो गया है, क्या उसी के साथ वो मिलने के लिए जा रहा है, एक नेता बनकर के, एक लीडर जैसे, क्योंकि उसमें कोई गिल्ट नहीं है। वो भले ही टॉर्चर सहन किया है, लेकिन अपना कल्चर के प्रति वो ट्रू रहा है, अपना कौम के प्रति वो ट्रू रहा है, किसी के प्रति उसने विश्वासघात नहीं किया है, या ज़बरदस्ती उसने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो वो लीडर के जैसा जा रहा है, सीना चौड़ा करके, आंख ऊपर करके जा रहा है, विद द हनी वॉइस्ड वुमन हु beckons and stands and gleams like a dream in his face, like a marvelous dream in his face। तो वो जो शहद की तरह कंठ स्वर वाली महिला है जो उसको बुला रही है, बेकन यानी पुकारना, एंड स्टैंड वो जो खड़ी है वहां जो उसको पुकार रही है, हनी वॉइस्ड वुमन, और जिसका जो चेहरा है एकदम उज्जवल है, जिसका पूरा शरीर है उससे ज्योति निकल रहा है, और उसका चेहरा में, यानी वो व्यक्ति जो अभी भी मरा उसका चेहरा में आकर के पड़ रहा है एक बहुत ही सुंदर मार्वेलस सपना जैसा। क्या वो उसी वुमेन के साथ, वो उसी वुमेन का इशारे में इस बंजारा बस्ती को छोड़ करके अपना बाकी जो कौम है उसका साथ स्वर्ग में जाएगा, एक चीफ जैसा? तो ये जो कंक्लूडिंग स्टैंजा है ना, इसमें उसका डेथ का जरिए उसका इमेंसिपेशन को दर्शाया जा रहा है कि कैसे वो अपना ज़िंदगी में कुकड़ के था, सिर को झुकाए हुए था और चारों तरफ से अशेम्ड था अपना आइडेंटिटी को लेके, लेकिन मौत के बाद वो सिर झुका के नहीं, आंख झुका के नहीं, बल्कि सीना चौड़ा करके, आंख ऊपर करके, पूरा फक्र के साथ, चीफ का साथ, लीडरशिप का साथ वो जा रहा है, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं किया है, उसने कोई अन्याय नहीं किया है। ठीक है, तो यही था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही कोई और भी टॉपिक में वीडियो का दरकार हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग उसमें जल्द से जल्दी वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।